बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर सीखेंगे कि एक बात को पहुंचाने के लिए सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। वर्ड ऑर्डर सीखेंगे और कॉमनली कौन सी वर्ड्स यूज होते हैं इन सिचुएशंस में, वो वर्ड सीखेंगे। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, जो भी सेंटेंस हम यहाँ बोलेंगे, हर सेंटेंस को 3-4 तरीके से बनाएंगे ताकि फॉर्मेशन पता चले, और हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये स्कूल वाले भी कमाल करते हैं। अभी जो वर्ड कमाल मैंने यहाँ पर यूज किया है, ये सरकास्टिकली मैंने कहा क्योंकि मैं उनके व्यवहार से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। मैं फ्रस्ट्रेशन जताने के लिए इस वर्ड को कह रहा हूं। ये स्कूल वाले भी कमाल करते हैं, राइट। देखिए, 2-3 तरीके से कहा जा सकता है इसी चीज को। दीज स्कूल्स आर अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल जब आपने कह दिया तो कुल मिलाकर के अनएक्सपेक्टेड कुछ किया है उन्होंने। सो दीज स्कूल्स आर अनबिलीवेबल। अगर मैं एक ही स्कूल की बात कर रहा हूं तो मैं कह देता दिस स्कूल इज अनबिलीवेबल। अगर मैं बेटे के स्कूल की बात कर रहा हूं तो मैं कह देता हिज स्कूल इज अनबिलीवेबल। यानी कि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन जताते हुए कह रहा हूं। अब ऐसा नहीं, अनबिलीवेबल का मतलब है फ्रस्ट्रेशन जताना। अनबिलीवेबल आप पॉजिटिवली कहीं पर यूज कर सकते हैं, राइट। यू अनबिलीवेबल, किसी का आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगा है, किसी को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कहा जा सकता है यू अनबिलीवेबल। तो ना ही शब्दों का कोई मीनिंग होता है, ना ही ग्रामर का कोई मीनिंग होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैंने कह दिया हिज स्कूल इज अनबिलीवेबल। लेकिन फ्रस्ट्रेशन अगर जताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं दीज स्कूल्स आर वियर्ड। हिज स्कूल इज वियर्ड। वियर्ड भी है कुल मिलाकर के कुछ रेयर, अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज अनकंफर्टेबल कर देती है आपको, तो वो वियर्ड के तरीके से उस वर्ड को यूज किया जा सकता है। कहा जा सकता है रिडिकुलस, राइट। तो मैं कह सकता हूं हिज स्कूल इज रिडिकुलस। अपना फ्रस्ट्रेशन जताने के लिए तो कई सारे वर्ड्स यूज करे जा सकते हैं, राइट। तो मैंने वहां पर कह दिया हिज स्कूल इज वियर्ड। बड़ा अजीबोगरीब है इसका स्कूल, राइट। अब वाइफ ने पूछा, नाउ माय वाइफ आस्क्ड मी, क्या कर दिया उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। हिंदी में कई तरीके से कह सकते हैं क्या कर दिया उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। तो सिचुएशन के साथ सेंटेंस को कनेक्ट करिए। व्हाट डिड दे डू दिस टाइम। व्हाट डिड दे डू दिस टाइम यानी इस बार उन्होंने ऐसा क्या कर। लिटरल हिंदी मिलाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उन्होंने कुल मिलाकर के जब सामने जोड़ा दिस टाइम, यानी कि इस बार, वैसे तो रेगुलरली पूरा साल होने जा रहा है, पढ़ ही रहा है स्कूल में। सो व्हाट डिड दे डू दिस टाइम, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, राइट। यानी स्पेशल बताओ, तो वो दिस टाइम लगा करके उन्होंने कह दिया व्हाट डिड दे डू दिस टाइम। इस बार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। पहली क्लास के बच्चे को 7वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, एक्चुअल में हम हिंदी में अक्सर वर्ड यूज करते हैं क्लास क्लास क्लास। एक्चुअल में वो ग्रेड होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। तो 7-8 तरीके से इस सेंटेंस को बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इनको जरूर देखेगा। जैसे कि पहली क्लास के बच्चे को 7वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो लोग, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई सेड दिस स्कूल इज वियर्ड। बड़ा अजीबोगरीब स्कूल है ये। पहले तरीके से बोल करके देखिए, दे आर टीचिंग फर्स्ट ग्रेडर्स। जो फर्स्ट ग्रेड में है वो फर्स्ट ग्रेडर हो गया, राइट। सो दे आर टीचिंग फर्स्ट ग्रेडर्स द सिलेबस मेंट फॉर 7th ग्रेड। जो 7वीं क्लास का सिलेबस होता है, राइट। यहां मेंट फॉर जब हमने कह दिया ना, मेंट फॉर यानी कि सपोज्ड, जो उनके लिए है। मेंट फॉर यानी जो उनके लिए है, 7वीं क्लास वालों के लिए। सो दे आर टीचिंग फर्स्ट ग्रेडर्स द सिलेबस मेंट फॉर 7th ग्रेड, यानी जो 7वीं क्लास के लिए सूटेबल है। वो मेंट फॉर का मतलब है कुल मिलाकर के जो इसलिए है, 7th ग्रेड के लिए है। सो दे आर टीचिंग द फर्स्ट ग्रेडर्स द सिलेबस मेंट फॉर 7th ग्रेड। एक तरीके से आपने इस चीज को कहा। देखिए, दूसरे तरीके से सेंटेंस को बनाइए। दे आर टीचिंग फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स। दे आर टीचिंग द फर्स्ट ग्रेडर्स, या फिर दे आर टीचिंग फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड। हर सेंटेंस में बहुत छोटी छोटी चीज है जो अलग है। कहीं पर हम आईएनजी लगाएंगे, कहीं टू लगाएंगे, कहीं पर सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। तो बड़े ध्यान से हर वर्ड को देखिएगा और हर सेंटेंस को एक बार रिपीट करते चलिएगा मेरे साथ। सो दे आर टीचिंग फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड, यानी कि पहली क्लास के स्टूडेंट को 7वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहा है। तीसरे तरीके से बोल करके देखिए, दे आर टीचिंग द सिलेबस ऑफ 7th क्लास टू द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास। देखिए, यहां पर कह रहे हैं दे आर टीचिंग फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स, राइट। और यहां कह रहे हैं टू द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास। समझिएगा, स्ट्रक्चर समझिए। दे आर टीचिंग द सिलेबस ऑफ 7th क्लास टू द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को 7वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। दे आर टीचिंग द सिलेबस ऑफ 7th क्लास, किसको, टू द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास। स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक और तरीके से बोल करके देखिए, दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड। They're teaching the students of first grade the syllabus of 7th grade, यानी कि पहली क्लास के बच्चों को 7वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। They're teaching the students of
फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड। अब यहाँ पर कहा दे आर टीचिंग द सिलेबस ऑफ फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड की जगह फ्रॉम भी, ऑफ की जगह फ्रॉम भी कह सकते हैं और इन भी कह सकते हैं। मैं लिख के बताता हूं, बस थोड़ा सा इतना सा प्रीपोजिशन बदलने से पूरा मीनिंग बदल जाएगा। यहां कह दिया पहली क्लास के बच्चों को, राइट। अगर यहां पर हम ये कहें दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड, यहां पर जैसे ही हमने फ्रॉम कहा यानी कि जो बच्चे उस क्लास से बिलोंग करते हैं, कुल मिलाकर के उस क्लास से ताल्लुक रखते हैं। सो दे टीचिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड। फ्रॉम कह सकते हैं, टेक्निकली कौन कौन सी चीजें करेक्ट है वो कही जा रही हैं, वरना ऑफ यहाँ पे बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट एक प्रीपोजिशन या ग्रामर कहा जा सकता है। जैसे कि एक और तरीके से बोलिए द टीचिंग द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड। जैसे हमने यहाँ पर कहा इन, यानी कि जो बच्चे क्लास में है, पहली क्लास में है, द टीचिंग द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड, यानी जो बच्चे पहली क्लास में है उनको। यहां पर जैसे ही हमने इन लगाया तो हमने कुल मिलाकर के उनकी अवस्था की बात कर दी। दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड। जैसे इसी के बेसिस पे चलो एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कहें, जैसे कि हमारे हॉस्टल के बच्चे बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारे हॉस्टल के बच्चे बहुत अच्छा खाना खाते हैं, तो यहाँ पर इन अप्रोप्रिएट साउंड करेगा क्योंकि वहां पर उनकी अवस्था की बात करी जा रही है जो रहते हैं। तो इन कंटिन्यूटी के लिए है तो कहा जाएगा द स्टूडेंट्स इन आ हॉस्टल, द स्टूडेंट्स इन आ हॉस्टल ईट डिलिशियस फूड, राइट। या फिर गेट डिलिशियस फूड, द स्टूडेंट्स इन आ हॉस्टल गेट डिलिशियस फूड। तो जैसे हमने इन लगाया उनकी अवस्था की बात कर दी हमने, फ्रॉम लगाया तो हमने एक सोर्स की बात करी है, और जब ऑफ लगाया तो कुल मिलाकर के की हो गया कि इस क्लास के बच्चे। सो दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड। कहने को देखिए कितने सारे तरीके से हमने इस चीज को कहा है। ये 45 ग्रामर के रूल्स हैं। 45 ग्रामर के रूल्स अगर आपको पता चल जाते हैं, इन कहाँ लगेगा, इन टू कहाँ लगेगा, टू कहाँ लगेगा, ऑन टू कहाँ लगेगा, थ्रू कहाँ लगेगा, अबव बिलो, ये 45 हैं बेसिक रूल्स। आईएनजी कहाँ लगता है, अगर ये समझ में आ गए तो समझ लीजिए पूरी की पूरी ग्रामर आ गई। और इसको समझने में 15-20 दिन से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए अगर सही तरीके से सीखी जाए तो। और वो सीखी कैसे जाएगी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए, प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पूरा दिन वहाँ पे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, रियल टाइम में लाइव क्लासेस में आएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। 15-20 दिन में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। जो भी डाउट आपके मन में है, या फिर होता क्या है लाइव सेशन में जो चीज़ आपके माइंड में नहीं होती, सामने वाला उस क्वेश्चन को पूछ रहा होता है तो पता चल जाता है अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आज तक मैंने नहीं सोचा, इसने सोच लिया और पूछ लिया। 15-20 दिन में ग्रामर समझ में आ जाएगी। ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, ग्रुप में बात करेंगे, लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो ये स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएंगे। ग्रामर जो यूज़ हो रही है वो सुनिए, और कहीं कन्फ्यूजन होता है लाइव सेशन में आके वो पार्ट पूछ सकते हैं कि ये मैंने सेंटेंस बोलते हुए सुना था, मुझे इसका पोर्शन समझ नहीं आया, ग्रामर समझ नहीं आई। और वहाँ लाइव क्लास का भी वेट नहीं करना होता। बहुत सारे लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं भाई आप ये सेंटेंस ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो कुल मिला के माहौल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप जो अचीव करना चाहते हैं गोल, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। सो इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ग्रेड द सिलेबस ऑफ 7th ग्रेड, यानी कि 7वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं और इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो कुल मिलाकर के ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट। ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट भी कह सकते हैं, ऑफ यानी कि इसमें से कुछ भी, राइट। ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझा, आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ वट यू सेड, जो तुमने कहा उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया मेरे को, राइट। आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ वट यू सेड। तो वो पूरा जो सिलेबस है, ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट, यानी इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसको। या फिर कह सकते हैं ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम इट। फ्रॉम यानी इसमें से कुछ अलग करके बात करी जा रही है, यानी कि जो सिलेबस है टोटल, उस सिलेबस में से कुछ भी और उस सिलेबस का कुछ भी पोर्शन छोटा सा भी, दोनों यूज किए जा सकते हैं, फ्रॉम एंड ऑफ, राइट। देखिए इसको तो छोड़ो, छठी क्लास का स्टूडेंट भी इसे नहीं समझ सकता। आपको कहना है इसको तो छोड़ो, छठी क्लास का स्टूडेंट भी इस सिलेबस को नहीं समझ सकता। इसको तो छोड़ो, फॉरगेट हिम कह सकते हैं, फॉरगेट हिम कह सकते हैं, लेट अलोन हिम कह सकते हैं, लेट अलोन हिम, इसको छोड़ो या फिर फॉरगेट हिम, इसके बारे में भूल जाओ। इवन अ 6th ग्रेडर, फिर से वही कह दिया, इवन द स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास,
कहा जा सकता है इवन द स्टूडेंट ऑफ 6th ग्रेड कहा जा सकता है, लेकिन क्लास कहते हैं हम तो फिर आदत को छोड़ने में अच्छा है, नहीं छोड़ पा रहे हैं तब भी कह सकते हैं इवन द स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, इवन द स्टूडेंट फ्रॉम 7th क्लास कहा जा सकता है, राइट। सो फॉरगेट हिम, इवन द स्टूडेंट फ्रॉम 7th क्लास वुडंट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इट, वुडंट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इट मतलब होता है कुल मिलाकर के किसी चीज को समझ पाना, राइट। वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट भी कहा जा सकता है। जैसे अगला सेंटेंस में लिख के बताता हूं, जैसे कि लेट अलोन हिम, लेट हिम अलोन नहीं कह देंगे, राइट। लेट अलोन हिम यानी इसको अलग छोड़ो, इसकी बात ही मत करो। इवन अ 6th ग्रेडर वुडंट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इट, यानी कि 6ठी क्लास का बच्चा भी इस चीज को समझ नहीं पाएगा, या फिर इवन अ 6th ग्रेडर वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट, कुछ भी इसमें से समझ नहीं पाएगा। इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो डिफिकल्ट दैट इवन अ 6th ग्रेडर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट, यानी कि इतना मुश्किल है कि 6ठी क्लास का स्टूडेंट भी कुछ नहीं समझ पाएगा। आई होप समझ में आया होगा। सो के साथ मैंने दैट लगा दिया, सो लेट अलोन हिम, इट इज सो डिफिकल्ट दैट इवन अ 6th ग्रेडर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट, यानी कि 6ठी क्लास का बच्चा भी कुछ नहीं समझ पाएगा इसमें से। जैसे इतना मुश्किल क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतना मुश्किल क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। व्हाट आर दे इवन टीचिंग सो हार्ड, व्हाट आर दे इवन टीचिंग दैट सो हार्ड। देखिए अगर इसका लिटिल ट्रांसलेशन करें हिंदी में, क्या पढ़ा रहे हैं जो बहुत मुश्किल है। व्हाट आर दे इवन टीचिंग दैट सो हार्ड, यहां से अगर आप चाहें तो दैट्स हटा सकते हैं। व्हाट आर दे इवन टीचिंग सो हार्ड, यानी कि ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। व्हाट आर दे टीचिंग सो डिफिकल्ट, व्हाट आर दे टीचिंग दैट्स सो डिफिकल्ट, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं जो बहुत मुश्किल है। तो दैट्स लगा के मैसेज और ज्यादा क्लियर हो गया। सो व्हाट आर दे टीचिंग दैट्स सो डिफिकल्ट, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो इसे शब्द लिखने आते नहीं है और इसे पूरे पूरे सेंटेंस लिखवा रहे हैं। इसे शब्द आते नहीं है और इसे पूरे पूरे सेंटेंस लिखवा रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है, लिखवा रहे हैं। एक तो दे आर मेकिंग हिम राइट द सेंटेंसेस, ये लिटरल एक ट्रांसलेशन है, लेकिन जब हम सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे कि वो कर क्या रहे हैं, वो उसको फोर्स कर रहे हैं सेंटेंस लिखने के लिए, राइट। तो बहुत सारे तरीके से इस मैसेज को कन्वे करते हैं, राइट। देखिए एक दो तरीके से बोलते हैं, ही कांट इवन राइट प्रॉपर वर्ड्स, ही कांट इवन, इवन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, यहाँ तक की का मतलब है यहाँ तक की, ऐसा भी नहीं कर पा रहा है। सो इवन यहाँ पर भी जैसे हमने कहा What are they even teaching? That's so hard. ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने कहा even a 6th grader, यहां तक कि 6ठी क्लास का बच्चा भी, इवन लगा के हम जोर दे देते हैं यहां तक की। तो यहां पर हमने कहा he can't even write proper words, यहां तक कि ये शब्द भी नहीं लिख पाता। he can't even write proper words and they expect him to write full sentences। यहां पर देखिए लिखवा रहे हैं का हमने लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करा है, वो भी कर देते हैं अगर आप कहें तो। यहाँ पर उस तरीके से भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ फीलिंग को हम जब एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो अवस्था है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही कांट इवन राइट प्रॉपर वर्ड्स एंड दे एक्सपेक्ट हिम टू राइट फुल सेंटेंसेस, वो इससे उम्मीद करते हैं कि ये पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखें। दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, ही कांट इवन राइट प्रॉपर वर्ड्स, ये पूरे पूरे वर्ड्स भी नहीं लिख पाता। एंड दे मेक हिम राइट फुल सेंटेंसेस, दे मेक हिम राइट फुल सेंटेंसेस चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है जो फीलिंग जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो जब हम बातचीत करते हैं तो ये फीलिंग एक्चुअल में वहां पर हमारी है कि ही कांट इवन राइट प्रॉपर वर्ड्स एंड दे एक्सपेक्ट हिम टू राइट फुल सेंटेंसेस, वो इससे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूरे पूरे सेंटेंस लिख लेगा। इस प्रकार का जो है हम एक्सप्रेशन देते हैं, राइट। अगर हमने लिटरल किया दे मेक हिम राइट फुल सेंटेंसेस, यहाँ हमने एक्चुअल में फिजिकल उस काम की बात कर दी, फिजिकली उसके मूवमेंट की बात कर दी, फिजिकली उससे लिखवा रहे हैं, राइट। जबकि यहाँ पर मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ। दे एक्सपेक्ट हिम टू राइट फुल सेंटेंसेस, वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे। तो होता क्या है कि अगर हम ऐसी आदत बनाए हुए बैठे हैं कि किसी से काम करवा लूंगा, तुमसे इंग्लिश बुलवा दूंगा, तो लिटरल अगर हमें आदत पड़ी हुई है हिंदी के सारे वर्ड्स यूज करने की, तो बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस हैं जो इनएप्रोप्रिएट बन जाते हैं या फिर बनते ही नहीं है, राइट। तो सिचुएशन में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिचुएशनल इंग्लिश को सुनिए, अवस्था के साथ कनेक्ट करिए इंग्लिश के वर्ड और स्ट्रक्चर को, ना कि हिंदी के सेंटेंस के साथ। जैसे कि इसीलिए तो बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अक्सर लोग दो प्रकार के सेंटेंसेस में गलती करते हैं, फोकस या इंटरेस्ट की जब हमारी बात होती है। जैसे कि इसीलिए तो बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है, हिंदी में अक्सर हम कह देते हैं बच्चे का पढ़ाई से इंटरेस्ट कम हो जाता है, उस हिसाब से हम ग्रामर लगा देते हैं फ्रॉम, राइट। जबकि वो हमको ऐसा नहीं कहना है, हमको कहना है दिस इज एग्जैक्टली व्हाई किड्स लूज इंटरेस्ट
इन स्टडीज। जब भी हमारा इंटरेस्ट किसी चीज में कम हो रहा है, सो वी आर लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट, यानी इन कर देंगे, फ्रॉम या फ्रॉम नहीं कहेंगे वहां पर कि इससे कम हो जाता है। सो दैट्स वाई द किड्स लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज, यानी कि इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि मैं ये कहूं कि स्क्रीन पर से अपना ध्यान मत हटाना, स्क्रीन से अपना ध्यान मत हटाना, तो यहां पर भी मैं ध्यान की जब बात कर रहा हूं, सो डोंट लूज फोकस ऑन द स्क्रीन, डोंट लूज फोकस फ्रॉम द स्क्रीन ना कह करके, जब भी मैं फोकस कर रहा हूं, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो हमें प्रीपोजिशंस अलग यूज करने होते हैं। तो मैं कहूंगा डोंट लूज फोकस ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर से ध्यान मत हटाना। अगर मैं आपको कहूं कि इंग्लिश सीखने का इंटरेस्ट कम मत कर देना, खो मत देना, तो मैं कहूंगा डोंट लूज इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, राइट, डोंट लूज इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सीखने का इंटरेस्ट कम मत कर देना, राइट। तो ये बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो हमें अलग ही सीखने पड़ते हैं, जहाँ पर बेसिक रूल्स काम नहीं करते हैं। वो सीखने के लिए जब आप दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, कुछ चीज़ें सुनी सुनी लगेंगी, कुछ चीज़ें अजीबो गरीब लगेंगी ग्रुप में बात करते समय, तो लाइव सेशंस में आके पूछ सकते हैं, या वहीं पूछ सकते हैं भाई आप ऐसा कह रहे हैं, गलती से कह रहे हैं या फिर जानबूझ के कह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, राइट। तो बहुत कुछ है सीखने का। ग्रामर से 10%, अभी अगर आपको पूरी ग्रामर आती है, ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो 10% इंग्लिश आती है, 90% अभी बची है, और वो बड़ी जल्दी आ जाएगी क्योंकि बेस बिल्कुल क्लियर है। जैसे कल स्कूल वालों से बात करके आना, जैसे कि दैट्स वाई किड्स लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज, इसीलिए तो बच्चे अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। उन्होंने कह दिया कल स्कूल वालों से बात करके आना, फिर से ऐसा सेंटेंस से क्या ट्रांसलेशन किया जाएगा, गो एंड टॉक टू देम एंड कम बैक, मजा नहीं आएगा ना। स्कूल वालों से बात करके आना, कुल मिला के सजेशन ही तो दिया जा रहा है। तो उन्होंने कह दिया यू शुड टॉक टू द स्कूल अबाउट दिस टुमारो, यू शुड टॉक टू द स्कूल अबाउट दिस टुमारो। ऐसा नहीं है कि स्कूल का मतलब वो फिजिकल उस बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, स्कूल अपने आप में एक वर्ड, कलेक्टिव वर्ड है। उन्होंने कुल मिला के स्कूल स्टाफ की ही बात कर दी, यू शुड टॉक टू द स्कूल अबाउट दिस टुमारो। जैसे कह देते हैं ना कई बार आई टॉक टू द बैंक, मैं बैंक वालों से बात करूंगा, तो उसी तरीके से उन्होंने कह दिया यू शुड टॉक टू द स्कूल अबाउट दिस टुमारो। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम हिंदी के हिसाब से अलग तरीके से समझे हुए हैं उनका मीनिंग, जबकि वो अलग संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अक्सर हम कह देते हैं यू शुड टेक अ रेस्ट, रेस्ट कर लो कर लो कर लो, जबकि सिंपल इतना कह दिया जा सकता है यू शुड रेस्ट, यू शुड रेस्ट, आई एम गोइंग टू रेस्ट, मैं आराम करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक ए रेस्ट। ये हम हिंदी के हिसाब से पूरी व्याकरण लगा के बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारे केसेस में हम अक्सर ये कर देते हैं कि हम हिंदी के सारे शब्द इस्तेमाल करने पे अड़ जाते हैं। 70% सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें अगर हम हिंदी के सारे शब्द बोल देंगे तो हमारा सेंटेंस अजीब हो जाएगा, ऑकवर्ड साउंड करेगा। अपने ही तरीके से लिमिटेड वर्ड्स बोले जाते हैं और अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोले जाते हैं। इस बात को बोल के देखिए एक बार, बात करने से कुछ नहीं होगा, स्कूल बदलने में ही भलाई है। उन्होंने कह दिया यू शुड टॉक टू द स्कूल टुमारो, जाओ और स्कूल वालों से बात करके देखिएगा कल। मैंने कह दिया बात करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि स्कूल बदलने में ही भलाई है, क्योंकि अकेले के लिए वो कोर्स या सिलेबस तो बदलेंगे नहीं। बात करने से कुछ नहीं होगा, स्कूल बदलने में ही भलाई है, मैंने इतना सा कह दिया। सर टॉकिंग वॉन्ट हेल्प, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग, टॉकिंग वॉन्ट हेल्प एक एक्सप्रेशन है कि भाई इससे फायदा नहीं होगा। दूसरे तरीके से इसी बात को कह सकते हैं देयर इज नो पॉइंट, इट्स बेटर टू स्विच टू अनदर स्कूल, बेहतर होगा दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करा दें। देखिए हिंदी में कहते हैं तो बेहतर होगा कि दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। इतने सारे शब्द ना यूज करते, इंग्लिश में कितने सिंपल तरीके से कह दिया इट्स बेटर टू स्विच टू अनदर स्कूल। इस सेशन के बारे में आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और 350 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, दिन में 4-5 वीडियोस देखिए, गैप मत करा करें। आज देख लिया 3 दिन नहीं देखा सब भूल जाएंगे, रोज देखिए, कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे, हफ्ते भर के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, ये स्ट्रक्चर्स याद होने लग जाएंगे।